नमस्कार छात्रों, आज आपके सामने आरएस 2018 के 4th रैंक पर आए निखिल कुमार हमारे सामने हैं। निखिल कुमार बहुत संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं और इनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसमें 4th रैंक पर इन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो आज हम निखिल से ही जानते हैं कि आरएस जैसी जो परीक्षा है जिसमें 4-5 साल अभी तक लग जाते हैं, किस तरह से इन्होंने सफलता प्राप्त की, किस तरह से इन्होंने मोटिवेशन बरकरार रखा और आरएस के बारे में जो कई भ्रांतियां रहती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, इनको लेकर के बच्चों के मन में जो भी डाउट्स हैं उनको भी आज हम लोग इन्हीं के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं निखिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। पहले चूंकि जब भी बैठते थे तो ये छात्र होते थे सामने बैठते, अब ऑफिसर बन गए तो आज गुरुजी के बराबर में बैठे हैं और चूंकि थोड़ा हाथ का दिक्कत है तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। और आज बच्चों आपको वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी जो आपको मोटिवेट करेंगी और आप जो अभ्यर्थी हैं जो अब तैयारी करेंगे 2021 के लिए, वो मुझे लगता है ये साक्षात्कार बहुत ही मार्गदर्शक और प्रेरक होने वाला है। तो निखिल, सबसे पहले अपना परिचय बताएं। हेलो, माय नेम इज़ निखिल कुमार पोदार। आई हैव सिक्योर्ड 4th रैंक इन आरएस एग्ज़ाम। और एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं बुढ़ा गोरजी झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो एक हार्डवेयर शॉप रन करते हैं और मेरी जो माताजी हैं वो होम मेकर हैं। ठीक है निखिल, आप झुंझुनू के एक छोटे से गांव से हैं और चूँकि वहाँ से झुंझुनू, सीकर और चूरू शेखावाटी जो है माना जाता है कि भाई शैक्षणिक नगरी है ये, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी आपने सफलता की है। तो इसमें आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर क्या रहा है? कौन आपके आइडियल रहे इसमें? किस तरह से आपने इस लंबी प्रक्रिया में खुद का मोटिवेशन बरकरार रखा है? आरएस की जो प्रिपरेशन है वो नो डाउट एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। काफ़ी 3 तो चरण भर्ती में वैसे ही होते हैं, उसके अलावा जो है कोर्ट प्रोसीजर से भर्ती गुजरती है। तो इस लंबे ड्यूरेशन के दौरान अपना मोटिवेशन लेवल बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके लिए कुछ छोटे से स्टेप्स आपको एस्पिरेंट्स को लेने चाहिए कि हमेशा जो है अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रखें, ऐसा माहौल रखें कि जो आपको हमेशा लोग मोटिवेट करें। इसका सीधा सा सरल सा उपाय है कि जो भी आपके साथ तैयारी करने वाले हैं, जो अच्छे सीरियस स्टूडेंट हैं, उनके साथ रहें, ताकि जैसे जिस दिन आपका मन नहीं हो पढ़ने का लेकिन आप अपने दोस्तों को या अपने साथ वालों को या अपने एस्पिरेंट्स को पढ़ते देखते हैं औरों को, तो उससे आपको मोटिवेशन आता है। इसके अलावा इसमें फैमिली का रोल बहुत अधिक होता है कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं, अगर आपके पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करते हैं, जब भी आप डाउन फील करते हैं, अगर वो आपको मोटिवेट करते हैं, तो उसमें ऐसे जो भी पल ऐसे आते हैं जहाँ पे आप डाउन फील करते हैं, तो उस समय आपका हौसला अफजाई होने पर आप जो है निश्चित ही फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। निखिल, आरएस राज्य की सबसे बड़ी ये प्रशासनिक सेवा है या सबसे बड़ा सरकारी पद है, लेकिन आरएस की जो आजकल की प्रोसेस है 4-5 साल इसमें लग जाते हैं। तो जो बच्चे, जैसे आप चूँकि एक प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं, सीए हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार सब छोड़ छाड़ के वापस सीए ही करते, करोड़ों का पैकेज मिल जाता है? ऐसा आपको क्या अट्रैक्ट किया इसमें? यहाँ तो कुछ ऐसा मिल नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं है। सर, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें जो सैलरी का जो आप बात कर रहे हैं वो निश्चित ही जो है सिविल सर्विसेज से अधिक होती है, लेकिन सिविल सेवाओं में जो वर्क डाइवर्सिटी मिलती है और जो एक लार्ज स्केल पे सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो कहीं ना कहीं जो है प्रोफेशनल सेवाओं में थोड़ा मिसिंग होता है। यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो सोसाइटी के लिए हम काम कर सकते हैं, तो वो एक ड्राइविंग फैक्टर इसके लिए रहता है। सैलरी जो है वो इसके लिए इतना डायरेक्ट ड्राइविंग फैक्टर मेरे लिए नहीं था। मेरा यही मोटिव था कि मैं जो कुछ भी सोसाइटी से लिया उसका कुछ एक थोड़ा सा अंश जो है वो मैं लौटा सकूँ। ओके, कभी आपको प्रिपरेशन के दौरान ऐसे नहीं लगा, जब कोर्ट केस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, 2018 की जो मेंस एग्ज़ाम थी वो दिसंबर 23-24 को होनी थी 2018 में, फिर पोस्टपोन्ड, फिर नई डेट, मतलब तारीख पे तारीख इसमें चल रही थी, तो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं हुए आप? सर, ये जो प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं, जब भी एग्ज़ाम्स वगैरह आगे की सकती हैं, तो एक बार के लिए डिमोटिवेशन ज़रूर आता है, एक बार निराश ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वही करना होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करते हैं और आप अपनी पढ़ाई को फिर कंटिन्यू रखते हैं। टेस्ट सीरीज़ दोबारा ज्वाइन करते हैं तो उसमें लगे रहते हैं, तो फिर जो एक बार का जो ये दौर आता है वो निकल जाता है और आपकी पढ़ाई जो कंटिन्यू रहती है। ओके, आपका ये जो वीडियो है देश के और राज्य के लाखों अभ्यर्थी और उनके माता पिता देखेंगे,
तो सबसे पहले ऐसे बच्चे जो अभी कॉलेज में हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, जो मेरिट में आते और ये बोलते हैं हम आरएएस बनना चाहते हैं या प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को जो कॉलेज में हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनकी अभी से क्या रणनीति होनी चाहिए? आपने क्या स्ट्रेटजी रखी सफलता के लिए? थोड़ा प्रकाश डालें इस पर। जो भी एस्पिरेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो इन सेवाओं के लिए तैयारी करना चाहते हैं, मेरा उनसे यही है कि ज़्यादा स्ट्रेस न लें। अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे 12th में है अगर आप हैं या आप कॉलेज में हैं, तो जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको अच्छे से करें। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो भी सेवाएं हैं उनका एक बेस जो रहता है वो NCERTs रहता है। तो अगर अभी से आप कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बहुत अधिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कीजिए कि NCERTs को जो है वो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि जब आप तैयारी के दौर में आएंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे और एक्चुअली में तैयारी में जुटेंगे, तब तक आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा हो चुका होगा। और कोई बहुत इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है कि आपको अभी से बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी से सिर्फ आप एक NCERTs का बेस बनाना चालू कीजिए, ताकि जब आप तैयारी के लिए आएँ तो आपका बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। कितने घंटे पढ़ते थे आप? आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है जब आपने ये सोचा कि अब मुझे आरएएस बनना ही है? सर, मेरे जो पढ़ने के जो घंटे हैं उस पर इतना जोर नहीं रखे। ये रहता है कि आप जो पढ़ाई के लिए आउटपुट निकालें, अपना जो टारगेट सेट करें, वो टारगेट आपका अचीव होना चाहिए। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना डेली का टारगेट, वीकली और मंथली टारगेट सेट करें और उसे अचीव करें। भले ही फिर उसमें आपको 6 घंटे लगें या 8 घंटे लगें, वो स्टूडेंट की जो एफिशिएंसी है उस पर भी डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है पढ़ने की। तो मेरे ख्याल से मुझे 5-6 घंटे की रेगुलर स्टडी काफ़ी होती थी। ठीक है। कई बच्चे जो नए आते हैं, चूँकि मैं अक्सर देखता हूँ, कोचिंग में बैठता हूँ निर्माण में, तो बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं कि सर पहले हमें प्री की कोचिंग करनी है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि हमें केवल मेंस की करनी है। तो ऐसे जो नए बिगनर्स हैं अभी, उनको प्री और मेंस, चूँकि मैं तो नहीं मानता हूँ अलग अलग तैयारी करनी चाहिए, उनको एक ही साथ पूरा करना चाहिए। आपका उन बच्चों के लिए क्या संदेश है? चूँकि बिगनर्स होते हैं, वो नए होते हैं और कोचिंग मार्केट में आते हैं, या बड़े जो भी लोग जो विफल हो जाते हैं उनसे पूछते हैं तो वो अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं। एक सफल और टॉपर के नाते आप उन बच्चों को कि भाई प्री और मेंस अलग अलग करना चाहिए, एक ही साथ करना चाहिए, क्या आप सुझाव देंगे? सर, ये जो आरएएस की एग्ज़ाम है ये 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेरा मानना है कि ये तीनों जो चरण है वो इंटीग्रेटेड हैं। किसी भी चरण की अकेले स्टैंड अलोन आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते और वो सही भी नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस जो है वो उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो वो मेंस में भी है, कुछ पोर्शन को छोड़ के, तो उनकी प्रिपरेशन हम आपको वैसे ही साथ करनी है। और इंटरव्यू की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो आपकी समझ, जो अंडरस्टैंडिंग होती है टॉपिक्स की, वही मायने रखती है। तो वो अगर आप मेंस की तैयारी के साथ साथ उसको डेवलप करते चलेंगे, हर करंट के टॉपिक, करंट इशू जो भी पढ़ते हैं उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे एक ब्यूरोक्रेट की होनी चाहिए। अगर वो शुरू से डेवलप करते चलेंगे तो इंटरव्यू लास्ट प्रिपरेशन में भी आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो मिथ है कि इसकी अलग अलग तैयारी हो सकती है, वो पॉसिबल नहीं है और वो नहीं करना चाहिए, उसमें आपका टाइम वेस्ट ही होगा। मेंस के लिए आपकी विशेष स्ट्रेटजी क्या रही? क्या रणनीति आपने अपनाई आंसर राइटिंग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका उत्तर बेहतर हो इसके लिए? मेंस का जो एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि आंसर राइटिंग स्टार्ट ही नहीं करते हैं। वो कोचिंग लेते रहते हैं, वो काफ़ी पढ़ लेते हैं, 6 महीने 8 महीने हो जाते हैं प्रिपरेशन करते हुए, लेकिन एक भी आंसर तब तक वो लिखते नहीं है। वो ये सोचते हैं कि एक बार प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, एक बार मेरा सिलेबस पूरा हो जाए, उसके बाद मैं आंसर लिखूंगा। लेकिन प्रिपरेशन तो इस एग्ज़ाम की कभी पूरी नहीं होगी। जब आप एग्ज़ाम दे के भी आ जाओगे तो भी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए एस्पिरेंट्स को कि स्टार्टिंग से ही जो है वो थोड़े थोड़े आंसर लिखें। मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और हमेशा मेरा फोकस ये रहता था कि मैं कैसे भी करके जो पेपर है उसको टाइमली पूरा कंप्लीट करूं, और जो भी मेरे क्वेश्चंस हैं उनमें डायग्राम्स वगैरह इंक्लूड करूं, और जो भी जो क्वेश्चन में जो भी पूछा गया एकदम टू द पॉइंट लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें समाहित कर सके, ताकि जो है वो अच्छे मार्क्स फैच करने में आसानी हो। निखिल, बहुत ही अच्छी आपने बच्चों को जानकारी दी है। जब आपका रिज़ल्ट आया था, फाइनल रिज़ल्ट, उससे पहले बहुत पहचान नहीं थी, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद निखिल पूरे न्यूज़पेपर में, मीडिया में, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, निखिल पोद्दार। तो ये जो इतनी बड़ी सफलता आपको मिली, जब पहली बार आपको पता चला कि आप टॉप 5 के अंदर, मतलब 4th रैंक आपकी आई है, तो वो जो एक अनुभव है, वो जो खुशी होती है, उसको कैसे आपने शेयर किया? आपके कहाँ थे उस वक्त आप, और पेरेंट्स को जब आपने बताया तो कैसा महसूस हो रहा था आपको? हाँ सर, पहले तो जब ये रिज़ल्ट मैंने चेक किया
तो एक बार में मैंने मतलब कंफर्म नहीं माना, फिर मैंने दोबारा चेक किया, मैंने तीसरी बार चेक किया, फिर मैंने घर पे बताया पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई। उस समय मैं यहाँ पे जयपुर में ही था, अकेला ही था, और पेरेंट्स को काफ़ी खुशी, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि जो इतने समय से मेहनत की थी और जो टारगेट सेट किया था वो टारगेट अचीव हुआ। तो सर नो डाउट बहुत खुशी थी, जिससे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया सकता। गुड। चूँकि मेरा मानना है कि अब आप जिस प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, आपको वो सारे अवसर, वो मार्ग मिल चुके हैं जिनसे आप राष्ट्र के जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, समाज है, देश सेवा इतना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपके पास पद, प्रतिष्ठा सब कुछ है, ईमानदारी से आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, ये सारी शुभकामनाएं हैं। इसके साथ ही निखिल, थोड़ा सा मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, चूँकि आप निर्माण के छात्र रहे हैं, तो निर्माण की, चूँकि आपने कहा कि मेंस के समय आंसर राइटिंग बहुत महत्व रखती है, तो आप अपनी इस सफलता में, चूँकि मेरा तो ये मानना है कि जो छात्र होता है उसकी सफलता में कोचिंग और इनकी भूमिका बहुत कम होती है, 10% तक उनका योगदान मैं मान सकता हूँ, चूँकि वो मार्गदर्शक हैं। क्लास में सब बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे टॉप नहीं करते हैं या सबका सिलेक्शन भी नहीं होता है, तो सिलेक्शन उसी का होगा जो सेल्फ स्टडी बेहतर करेगा, खुद से ज़्यादा अच्छा करेगा, लिखेगा, टीचर से बार बार पूछेगा, ये हम भी जानते हैं अच्छे से। तो आप अपनी सफलता में निर्माण आईएएस को क्या मतलब श्रेय देना चाहते हैं, कितना उनका योगदान रहा है? मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैं निर्माण टीम से जुड़ा था, प्रभात सर से पर्सनली, प्रभात सर ने मुझे पर्सनली काफ़ी गाइड किया है प्रिपरेशन के दौरान, और मैंने निर्माण आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ आयोजित की जाती है, मैं उसका पार्ट रहा हूँ और मुझे उनकी टेस्ट सीरीज़ से काफ़ी फ़ायदा हुआ। यहाँ की जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसमें के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी एनालिटिकल टाइप होते हैं, और हमने देखा है भी आरएस के जो पेपर है, आरएस मेंस में वो जो पेपर है वो एकदम फैक्चुअल ना रह के उसमें एनालिटिकल और फैक्चुअल क्वेश्चंस का मिक्स पूछा जाने लगा है। तो वो उन टेस्ट सीरीज से मुझे काफ़ी हेल्प हुई, और फिर इंटरव्यूज़ के दौरान भी मैंने मॉक इंटरव्यूज़ प्रोग्राम जो है वो निर्माण आईएएस का ज्वाइन किया था, और प्रभात सर से पर्सनल गाइडेंस मुझे मिली। जहाँ भी मेरी प्रॉब्लम रही, डेफ में मुझे जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही थी क्वेश्चंस में, उन्होंने पर्सनली मुझे गाइड किया, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली इंटरव्यू के दौरान भी। तो इसलिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा प्रभात सर का स्पेशली। अच्छा, कई बच्चों का ऐसा भी रहता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स आती हैं, क्योंकि बुक्स के कवर देख करके बच्चे बुक्स लेते हैं, तो बिगनर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह की बुक्स, कौन कौन सी बुक्स उनको लेनी चाहिए? इसके लिए प्रिपरेशन के लिए जो भी ऑथेंटिक बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वही फॉलो करनी चाहिए। अगर बुक्स की कंप्लीट लिस्ट है तो वो भी मैं कहीं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा कुछ के बात करूँ तो जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एम लक्ष्मीकांत से पढ़िए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए देखना चाहते हैं तो रमेश सिंह देख सकते हैं, और साथ में इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट पढ़ सकते हैं, और राजस्थान के लिए आपको राजस्थान अध्ययन की बुक्स पढ़नी चाहिए। उसके अलावा भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी वगैरह, उनके लिए एनसीईआरटीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी भी तरीके की। मुझे पता है ये अपने जो भी बाहर शॉप्स पे हम जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे अच्छे कवर्स में आपको बहुत सारी बुक्स दिखेंगी, और आप अट्रैक्ट होंगे और लेके आ जाएंगे, घर पे रख लेंगे उसको, 10 पेज पढ़ेंगे, फिर कभी नहीं पढ़ेंगे उसको। और ऐसे बहुत सारी बुक्स जो है वो एस्पिरेंट्स इकट्ठा कर लेते हैं, उनका ना कभी रिवीजन हो पाता है, ना कभी उनके नोट्स बन पाते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, उनको अच्छे से पढ़िए, उनको 3-4 बार पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, तो हेल्पफुल रहेगा। निर्माण आईएएस की जो साइंस टेक की पुस्तक है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है, चूँकि टेस्ट सीरीज़ में हर बच्चे को हमने वो पुस्तक प्रोवाइड करवाई थी निःशुल्क हर बच्चे को, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो निर्माण आईएएस की बुक है साइंस टेक वाली, वो काफ़ी जो है कंसाइज मैंने वो पढ़ी थी, और काफ़ी अच्छी और शॉर्ट रूप में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलती है, और टू द पॉइंट काफ़ी उसमें चीज़ें हैं। तो आपके सामने अभी निखिल कुमार अपनी स्ट्रेटजी बता रहे थे, अपनी सफलता के बारे में बता रहे थे। इनका ये साक्षात्कार मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बिगनर्स हैं, जो अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनको एक मार्गदर्शक के तौर पर मिलेगा। इन्होंने कहा कि आपको कुछ भी चाहिए तो इनका फेसबुक आईडी है, उस पर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, वहाँ पे इनको फॉलो कर सकते हैं, और आपको किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इनसे वहाँ पे भी जानकारी ले सकते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट ये रहे हैं। अंत में इस साक्षात्कार में मैं इनको एक मोमेंटो दे करके, चूँकि बड़े अधिकारी हैं हमारे एसडीएम साहब, तो इनका हार्दिक सम्मान करते हुए मुझे फ़ख्र हो रहा है कि निखिल मेरे प्रिय विद्यार्थियों में रहे हैं। निखिल, आपको आगे का जो आपका करियर है बहुत ही ब्राइट रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। खुश रहिए और देश की सेवा कीजिए, और अपने पेरेंट्स और गुरुजनों और सबका मान बढ़ाइए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।